एक पिता अपनी बेटी को तलाशता तलाशता मुंबई से दिल्ली की ओर रुख करता है और 8 नवंबर 2022 को दिल्ली के मेहरौली थाने में पहुंचता है। वहां जाकर कहता है कि साहब, मेरी बेटी का पिछले 5 या 6 महीने से कोई अता पता ही नहीं है। वो ना तो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और ना ही फेसबुक। इसके अलावा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है। उसके पिता की शिकायत को, उसके पिता की तहरीर को पुलिस गंभीरता से लेती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो किसके साथ आई थी। उस लड़के का नाम सामने आता है आफताब अमीन पुणे वाला। महज 2 दिन के अंदर ही उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछा जाता है, वो कहता है कि हम मुंबई से दिल्ली तो आए थे, हिमाचल प्रदेश वगैरह घूम घाम कर जब यहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली के छतरपुर में, तो वो लड़की जिद करने लगती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं शादी करना नहीं चाहता था और इसी बात पर लड़ाई होती है। वो लड़की के सीने पर बैठता है, उसका गला दबाता है और हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े करता है और 35 टुकड़े करने के बाद इसे मेहरौली के आसपास के जितने भी जंगल था उस जंगल में उन शवों के टुकड़ों को फेंक देता है। बस पुलिस को एक कहानी सुनाई जाती है। पुलिस इस कहानी को सुनने के बाद खुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसके बाद 14 नवंबर 2022 को मीडिया वालों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनके सामने कहानी जो अभी सुनाई गई थी उसी कहानी को मीडिया वालों को सुना दिया जाता है। बस पुलिस वाले खुश हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है कि पुलिस जो अभी तक सबूत जुटा रही थी, पुलिस ने जंगल से जो कुछ अंश जुटाए थे वो अंश किसी इंसान के हैं या किसी जानवर के हैं। इंसान के हैं तो किसी महिला के हैं या पुरुष के हैं, या महिला के या पुरुष के हैं तो वो श्रद्धा के हैं या किसी और के। अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर अदालत उसको ठोस या कड़ी से कड़ी सजा दे सके। और जैसे ही ये बात मीडिया के सामने आती है, जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर लोगों को पता चलती है, तो लोगों को लगता है कि वाकई पुलिस कहीं ना कहीं ठगी गई है और पुलिस कहीं ना कहीं अपना आपको असहाय महसूस कर रही है। और दुनिया का हर एक आदमी, जहाँ तक ये बात पहुँची है, वो व्यक्ति चाहता है कि श्रद्धा के हत्यारे को कम से कम समय में फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ है उस तरह से वो शायद कभी फांसी के तख्ते पर पहुंच ही नहीं पाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मुंबई के पालघर से। एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया विकास मदन वालकर अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता है। उसकी माँ भी साथ में है और बेटी श्रद्धा भी है और एक बेटा है विजय। ये 4-5 लोग इस घर में रहते हैं। सन 2016 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही विकास और सुमन में विवाद हो जाता है। और विवाद ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम था इसका अपना, उस पर काम करता था। और विवाद कुछ इस तरह से होता है, उसके हिस्से में माँ आती है, वो अपनी माँ के साथ अलग रहने लगता है और सुमन अपनी बेटी श्रद्धा और बेटे के साथ रहना शुरू कर देती है। सब कुछ लग रहा था ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं था। बेटी ने तभी नौकरी ज्वाइन कर ली। अभी बेटी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 23-24 साल के आसपास। उसके बाद इस बेटी को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने की आदत पड़ जाती है। और एक दिन एक्टिव रहते रहते एक डेटिंग ऐप पर ये अपने पन्ने ही पलट रही थी कि पन्ने पलटते पलटते उसकी एक मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से। आमना सामना होता है एक ऐसे लड़के से जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था, जिसके बारे में उसने कभी जाना ही नहीं था। बस उसे देखते ही उसे लगने लगा कि यही अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बन सकता है। नाम आफताब अमीन पुणे वाला। इस लड़के से उसको प्यार हो जाता है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह होता है कि ये लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर से जुड़ जाती है। लड़का जो होता है LS, एक कॉलेज होता है रहीजा, वहाँ से शेफ़ की जो जानकारी होती हैं, खाना कैसे बनता है, कैसे पकाया जाता है, उसके अलग अलग तरीके सीख रहा था। और ये लड़का अपने प्रोफेशन में था, लड़की अपनी कॉल सेंटर में जॉब कर रही है। जब ये जॉब करते करते जब दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, तब लड़की की माँ को पता चलता है। वो कहती है कि तुम ये सब कर रही हो वो गलत है, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उस लड़की को लगता है कि जो भी माँ कह रही है वो सही नहीं है, इसलिए पालघर के इलाके को छोड़कर सीधे मलाड में रहने लगते हैं और उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, जिसको शायद हमारे भारतीय समाज कभी इजाज़त ही नहीं देता। अच्छे समाज के लोग कभी इस चीज़ को स्वीकारते ही नहीं हैं। लेकिन इन्होंने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाने के बाद ये अलग रहने लगते हैं और सब कुछ इनके हिसाब से ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 23 जनवरी 2020। कोई नहीं जानता था कि सुमन इस दुनिया में नहीं रहेगी। उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है और वो अचानक ही चल बसती है, मर जाती है। मरने के बाद फिर ये परिवार जो टूटा था सन 2016 में, सन 2020 में जाकर मिल जाता है, एक हो जाता है। कुछ दिन के लिए लड़की अपने
पापा के पास आती है और यहाँ आने के बाद जो अपनी हुई बीती हुई कहानी थी वो बताती है कि आफताब मेरे साथ मारपीट करता है, मुझे परेशान करता है। लेकिन जब जैसे ही आफताब के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली बात आती तभी आफताब एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत होता है, पेश होता है और एक ऐसी एक्टिंग करता है कि उस एक्टिंग में उसके पापा विकास वालकर वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। वो ज़्यादा मामले को गंभीरता से नहीं लेते और उस लड़की को वो अपने वश में फिर से कर लेता है और यहाँ 15 दिन रहने के बाद लड़की फिर उसके साथ आ जाती है। यहाँ आने के बाद सब कुछ इनके हिसाब से ठीक चल जाता है, फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और वो लड़का जिस प्रोफेशन की उसने जानकारी ली थी, इनके शेफ होता है, उसको खाने पीने के अच्छे अच्छे तरीके, अब कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिव रहने लगा, लोगों को इसके बारे में बताने लगा। जब बताने लगा कि कैसे खाना बनता है, क्या है इसकी जो कुछ ऐसी जानकारियाँ, लगभग 26,000 फॉलोवर्स के इंस्टाग्राम पे होते हैं, देश विदेशों में इसके ब्लॉग भी देखे जाने लगे, फेमस होने लगा, पैसे कमाने लगा, सब कुछ उसके हिसाब से ठीक चल रहा था, लड़की के हिसाब से भी ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही वो मुंबई, जो कि इसके माँ बाप, हालांकि माँ तो रही नहीं थी, पिताजी थे, लेकिन पिताजी को अपनी बेटी पर कोई ध्यान ही नहीं था। कहीं उसका लड़का एक दोस्त होता है श्रद्धा का, लक्ष्मण, जो छोटी मोटी जानकारियां दे दिया करता था कि अंकल बेटी ऐसी है वैसी है, इस तरह की बातें। लेकिन अचानक से ही ये मुंबई से सीधा दिल्ली की ओर रुख कर देते हैं, यानी कि 8 मई 2022 को ये सीधा दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद इससे पहले थोड़ा सा घूमते हैं हिमाचल प्रदेश की वादियों में, और वहाँ घूमने के बाद जब दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक जंगल के एरिया में मकान लेते हैं और मकान यानी कि फ्लैट लेते हैं, वहाँ पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादा दिन होते नहीं हैं, महज 10 दिन के बाद एक ऐसी कहानी पेश होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आफताब बताता है। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, अब तक तो ठीक थी, लेकिन ये कहानी सच है या झूठ है, श्रद्धा जिंदा है या मर चुकी है, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो आफताब बताता है उसके हिसाब से श्रद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। अब उस वो कहता है कि साहब वो शादी के लिए दबाव बना रही थी, अभी तक तो ठीक था, मुंबई 8 तारीख को वहाँ से निकले थे, ऐसा 10 दिन में क्या हो गया कि उसने उसकी जान ले ली। यानी कि उसके सीने पे चढ़ता है, उसका गला दबाता है, गला दबाने का हत्या करता है, हत्या करने के बाद सोचता है कि अब इसकी लाश को, इसके डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसके लिए एक फ्रीज लाता है, एक धारदार हथियार लाता है, शरीर के अलग अलग टुकड़े करता है, कुछ टुकड़े फ्रीज के अंदर रखता है, कुछ डीप फ्रीजर में रखता है ताकि वो जम जाएं। इसी बीच में एक लड़की से संपर्क होता है, उस लड़की को भी बुलाता है, उस लड़की को भी पता नहीं चलता और उसके साथ 2-3 घंटे बिताता है। इसके यहाँ पर इस तरह से लड़कियों का भी आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। पुलिस ये बात कहती है, यही बातें कहीं ना कहीं आफताब के मुंह से भी निकलती हैं। 12 तारीख को पकड़ा गया था, 12 की रात को, 13 की सुबह को, 14 के कम से कम 24 घंटे या 36 घंटे तक आफताब जो बोल रहा था, पुलिस को लग रहा था कि कोई हलवा है, आओ खा जाओ। यानी कि अक्सर ऐसा देखा गया है पुलिस के मामले में, अपराधी अपराध करके पुलिस के पास पहुंच जाता है, कहता है कि साहब लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो आपके पास चलाया, आप इस मामले की ईमानदारी से जांच कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे पकड़कर जेल भेज देना। ऐसी ही कहानी कहीं ना कहीं आफताब ने सुनाई थी और पुलिस ने यकीन कर लिया। पुलिस कई बार नहीं, बहुत बार गच्चा खा जाती है उन अपराधियों का जो आखिर सीधे सीधे बात करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ तो इसने उगल ही दिया है, अब इसमें पूछवाने की जरूरत क्या है। पुलिस अपना काम करने लगती है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, साथ ही 5 दिन के लिए रिमांड पर लेती है। जब मीडिया कर्मी अपने हिसाब से इस मामले की पड़ताल करते हैं, इसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, बड़े से बड़ा संस्थान इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तब पता चलता है कि जो पुणे वाले ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी में तो तमाम तरह के झोल हैं। जिस जंगल में उसने बताया था कि मैंने कुछ टुकड़े इधर फेंके, कुछ इधर फेंके, कुछ इधर फेंके, वहाँ से 13 अलग अलग जगहों से कुछ टुकड़े लेके आते हैं कि ये लाश है। यानी कि 5 महीने पहले जो लाश थी उसको तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है। अब ढूंढने के बाद जो इसके एक्सपर्ट होते हैं फोरेंसिक के, वो कहते हैं कि ये सचमुच इंसान के ही अंश हैं या किसी जानवर के अंश हैं। अभी तो ये भी नहीं कह सकते, इसका डीएनए रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में यदि साबित नहीं हो पाया कि ये श्रद्धा के अंश नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई सबूत उसको मिलेगा ही नहीं, और सबूत नहीं मिलेगा तो बात बनेगी नहीं। इसके बाद पुलिस की टीम उस फ्लैट में जाती है जिस फ्लैट में रहते थे, उस फ्रीज की जांच पड़ताल करती है, उस बाथरूम की जांच पड़ताल करती है, उस दीवारों की जांच पड़ताल करती है, लेकिन वहां पर कोई ऐसा सबूत मिलता ही नहीं। पुलिस को जो सुनाई गई कहानी थी उस पर यकीन तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिस सबूत के आधार पर उसे अदालत में रखा जाए और जज साहब कह सकें कि हम इसे ताज़-ए-रात हिंद 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाते हैं। अभी तक तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और तमाम ज़माने वाले, जहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचती है, जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि इस हत्यारोपी को कम से कम समय में फांसी दी जाए।
कानून कभी भी दलीलों पर नहीं चलता है, कानून चलता है सबूतों पे, और सबूत पुलिस के पास है नहीं, क्योंकि उसको 6 महीने का समय लगा था। जो तरीका उसने बताया है कि मैंने मारकर 35 टुकड़े उसके इधर उधर फेंक दिए, उसमें कितनी सच्चाई है ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो उसने बोला है, पुलिस ने जो सुनाया है, वही पब्लिक के पास पहुंच गया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन वो शातिर किस्म का इंसान जिसका नाम आफताब है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसने 5 महीने में न जाने कितनी वेब सीरीज़ देखी, उसने 5 महीने में न जाने यूट्यूब पर कितनी ऐसी वीडियो देखी जहाँ से कुछ सीखा, केमिकल का इस्तेमाल किया। वो कहता है कि जहाँ जहाँ बॉडी के पार्ट फेंकता था वहाँ वहाँ केमिकल से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता था। उसने बाथरूम को बहुत बार साफ़ किया, उसने घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को साफ़ किया, उसने उस फ्रिज को केमिकल से धो डाला, उसने कोई सबूत वहाँ पर रखा ही नहीं। अब वो कोर्ट में क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन इससे भी ख़राब, इससे भी बुरी बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर चलती हैं तो लोग उसमें सिर्फ नाम देखकर ये पहचान करने की कोशिश करते हैं कि अपराधी की जाति क्या है, अपराधी का धर्म क्या है। लोग अपराधी की जाति धर्म देखने में लगे हैं। कोई इसे मुसलमान बता रहा है, कोई इसे पारसी बता रहा है, कोई अन्य जाति धर्म में बांटने की कोशिश कर रहा है। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इसको फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस बेटी के बारे में शायद कम लोगों को फिक्र है जिस लड़की का पता ही नहीं कि वो जिंदा है या मर गई है। जिस तरह से उसको बताया गया था, जिस तरह से 18 मई को उसको मारने के बाद कई दिनों तक उसका सोशल मीडिया अकाउंट लगातार चलते रहते हैं। और ये पुणे वाला, जिसका आफताब पुणे वाला, वो मुंबई जाता है, उसका मोबाइल फेंक कर वापस आकर दिल्ली में ऐसा रहने लगता है। उसको अगर भागना ही होता तो उसके पास अच्छा खासा वक्त था, उसको पता था कि भविष्य में ये होगा, उसको ऐसा बोलना है, उसको उसी कमरे में रहना है, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे भी उसकी मर्जी के मुताबिक होगा या दिल्ली पुलिस कुछ इसमें कमाल कर दिखाएगी, उस आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा दिला पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें अरमान, पठान, रोमियो, मोनू बिहार से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अनीता शर्मा, अल्ताफ़ अहमद, पिंकी कौशल, इनके बेटे हैं अर्धव कौशल, रजत कुमार, दिव्यांशु यादव, रियासत मंसूरी, गणेश कुमार, राम अवतार, उनकी पत्नी राजवंती हैं, आजमगढ़ से सागर अली हैं, यूपी से उमरेश यादव हैं, बाराबंकी से गुड्डू हैं, मोहम्मद इब्राहिम हैं, अब्दुल कयूम हैं, मोहम्मद नईम हैं, श्रवण कुमार हैं, मोहम्मद लाल, बजरंग नोमानी कुरैशी हैं, अबरार अंसारी शाहनवाज हैं, इरफान सैजाद, शैलेंद्र सोलंकी हैं, रमेश मोहन मीणा राजस्थान से हैं, धर्मवीर बाड़मेर से हैं, सुखबीर सिंह अलवर से हैं। इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।